इत्तेफाक सर कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का आज हम लोग प्रश्नोत्तर रूप में चर्चा करेंगे, अर्थात एमसीक्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यानी मुसलमान अगर भारत में खुश है, ब्रिटिश काल की बात की जा रही है तो, और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा है? इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हर्बर्ट रिजले है, लॉर्ड लिटन है, डब्ल्यू हंटर है, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, कुछ तथ्यों पर हम लोग को प्रकाश डालना होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ऐसा बताने वाले विलियम विल्सन हंटर द्वारा एक पुस्तक लिखित है जिसका नाम है द इंडियन मुसलमान से लिया गया है। तो इस प्रकार से विलियम विल्सन की पुस्तक द इंडियन मुसलमान में जो है इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उत्तर हमारा जो होगा वो होगा सी। क्लियर? अब इसके बारे में और अगर हम लोग अधिक थोड़ा सा जाने तो विलियम विल्सन हंटर 1840 से 1900 के बीच में है इनका पीरियड, भारत के गैजेटियर के जनक माने जाते हैं। तो इनको याद अगर करना है हंटर को, तो हंटर जो है वो गैजेटियर के जनक माने जाते हैं। 1881 में 9 खंडों में अपना इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया प्रकाशित किया था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, एक ऑप्शन था रिजले। तो रिजले जो है वो इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और औपनिवेशिक प्रशासक के तौर पर भी जाने जाते हैं। यानी एक ब्रिटिश नृविज्ञानी है, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और दूसरा है कि वो औपनिवेशिक प्रशासक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्होंने पहली बार भारत में जो है सेंसस करवाया था, नस्लीय वर्गीकरण करवाया था, यानी प्रजातीय वर्गीकरण से संबंधित व्यक्ति हैं, इन्होंने प्रजाति वर्गीकरण को किया था। रिजले ने एंथ्रोपोमॉर्फिक तकनीक के आधार पर अध्ययन किया था, यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने एंथ्रोपोमेट्री जो है पार्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें मेजरमेंट के बेस पर और जो रेस का जो बनावट, शारीरिक बनावट होता है, इन सब चीजों के आधार पे उन्होंने भारत की जनसंख्या का जो है एक तरह से आंकड़ा निकाला था। तो भारतीय जनसंख्या को उन्होंने 7 जातीय प्रकारों में वर्गीकृत किया था। ये रॉबर्ट रिजले है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। हालांकि हमने बोला विलियम विल्सन की पुस्तक है द इंडियन मुसलमान, उसी में जो है इस तरह की बात लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक, जिसमें से ऑप्शन है आपके पास अश्विनी कुमार दत्त, पीबी दास, प्रफुल्ल चाकी, वीडी सावरकर, या उसमें से आप गौर करें उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब हम लोग कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे स्वदेश बांधव समिति से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग को पता है, अश्विनी कुमार दत्त एक राष्ट्रीय नेता और एक स्कूल शिक्षक थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था याद होगा आप लोगों को? 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्लियर है? यानी बंगाल विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, और बंगाल विभाजन कब प्रभावी होना था? 16 अक्टूबर 1905 को। तो उन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने क्या किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने जो है क्या किया था कि आंदोलन को काफी तेजी से फैलाया था और एक तरह से समिति कई उप समितियों में बांट दिया था। तो इसके जो नेता है अश्विनी कुमार दत्त, और वो एक शिक्षक है। दूसरा है, उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपभोगों को बढ़ावा देने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान में एक गठन किया था, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। समिति ने स्वेच्छा से काम किया और जादुई लालटेन और मैजिक लैंटर्न और गीतों के माध्यम से स्वदेशी के संदेश को जन जन तक फैलाया था और प्रचार किया था। तो फिर से ध्यान रखेंगे, अश्विनी कुमार दत्त जो कौन है, स्वदेश बांधव समिति से संबंधित है। तो ये आपके संस्थापक कौन है? अश्विनी कुमार दत्त, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी हमारा तीसरा प्रश्न है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 1905,
दूसरा ऑप्शन है 1909, तीसरा है 1915, चौथा है 1917 और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। याद रखेंगे तो इसका प्रश्न सीधा सीधी हो जाता है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। अब अगर इसकी संदर्भ में पॉइंट कुछ हम लोग चर्चा करें तो इससे देख सकते हैं कि इसकी स्थापना करने वाले कौन है? लालचंद है। वीवीआई पॉइंट को याद रखेंगे। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना करने वाले कौन है? लालचंद है। कब किया था? 1909 में किया था और यूएन मुखर्जी ने किया था। यह हिंदू समुदाय के हित में एक प्रकार की धार्मिक संगठन थी, एक प्रकार का यह रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था और उन्होंने भारतीयों के बीच एकता के लक्ष्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी आलोचना की थी। तो इस प्रकार से अगर आप फिर से एक बार पॉइंट देखेंगे तो इसका गठन पंजाब हिंदू सभा का कब गठन हुआ है? तो 1909 में हुआ है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में के अंत के इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? यानी हमको ध्यान रखना कि 19वीं सदी यानी लास्ट डिकेड लगभग माना जाए 19th सेंचुरी का, और उसमें नेशनलिस्ट विचारधारा, नेशनलिज्म का जो है उसको प्रमोट करने में कौन सा तथ्य उसमें एक्यूरेट है? पहला है भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। यानी उसमें जो है कहा यह गया है कि भारत का गौरवशाली अतीत है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, यानी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने को कहा गया। दूसरा बिंदु पर ध्यान देंगे, ब्रिटिश शासन के तहत जीवन की दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, यानी भारत की जो स्थिति है उस पर चर्चा है। तीसरा है इतिहास की पुनः व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को जो पिछड़ा या आदिम या बैकवर्ड या खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का जो खंडन है, उस बात को खंडित किया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतिहास हमारा गौरवमयी रहा। चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पॉइंट दिख रहा होगा तो सभी पॉइंट जो है भारत में राष्ट्रवाद के जो है, जो कह सकते हैं कि भावना पैदा करने में सहायक है। तो पहला पॉइंट ऑलरेडी सहायक है, दूसरा पॉइंट को अगर देखा जाए ये भी जरूरी है, तीसरा भी। तो इसमें आंसर हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जो ऑप्शन होगा वो डी होगा और ए बी सी, ये चारों ऑप्शन होगा। अब इसके संदर्भ में थोड़ी सी और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इतिहास ने 19th सेंचुरी के अंत में अपनी पुनः व्याख्या के माध्यम से भारत में क्या किया है? राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में मदद की है। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर देखा जाता है। चूंकि अंग्रेज भारतीयों को पिछड़ा और आदिम, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि भारतीयों को हमेशा डर्टी, असभ्य, ये सब कहता था, तो इसके बदले में जो है भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इसके जवाब में भारतीयों ने भारत की महान उपलब्धियों की खोज के लिए अतीत की ओर देखना शुरू किया, है ना। इसी समय में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, या फिर कह सकते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाने लगा। तो देखा जाने लगा कि भारत में जो है गौरवशाली अतीत के विकास है, ऑलरेडी हुआ है। भारत न केवल कला, वास्तुकला, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, शिल्प, व्यापार, ये सब हमारे यहां ऑलरेडी अतीत से, प्राचीन काल से ही हमारा विकसित था। नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, जो शिक्षा का केंद्र ऑलरेडी पहले से था। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के आने से भारत में बदलाव बहुत ज्यादा हुआ। तो इससे भारतीयों को एहसास हुआ कि गौरवशाली अतीत से भारत का पतन अंग्रेजों के उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण कहने का मतलब है कि एक कॉलोनी के तौर पर भारत को जो प्रोजेक्ट किया गया है। इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पाठकों को अतीत में भारत की महान उपलब्धियों के बारे में गर्व करने के लिए लोगों को बताई, उसके बारे में जानकारी दी और लोगों में देशभक्ति की भावना को भी प्रमोट किया। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म क्यों और क्या उसका रहा संदर्भ, ये हम लोग इस प्रश्न में देखने का प्रयास किए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिलान करना है। राजनीतिक कुछ संगठन है और साथ में कुछ संस्थापक हैं। जैसे खाकसार,
किससे संबंधित है, उसके फाउंडर कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी, इसके कौन है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जिसमें कई कूट दिए गए हैं, जिसमें 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी, इस तरह से कई पॉइंट्स दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये आंदोलन जो खाकसार राजनीतिक संगठन है, ये है क्या। तो सबसे पहले खाकसार राजनीतिक संगठन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये इस आंदोलन की स्थापना 1931 में हुई थी, ब्रिटिश भारत में हुई थी, और अल्लामा इनायतुल्लाह माशरिकी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अल्लामा इनायतुल्लाह माशरिकी द्वारा किया गया था। यह एक प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य अनुशासित स्वयंसेवकों के लिए एक वाहिनी के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना था। यानी ये जो है संगठन बनाया गया था जो ब्रिटिश जो शासन है उससे भारत को मुक्त कराना। माशरिकी ने एक सैनिकृत समाज की कल्पना की थी, जिसमें वर्दीधारी, फावड़ा उठाए हुए स्वयंसेवक आत्म बलिदान और एकता से प्रशिक्षित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है खाकसार आंदोलन, ये ध्यान रखेंगे, 1931 से संबंधित है। यह आंदोलन कांग्रेस या मुस्लिम लीग से जुड़ा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग नाम से समझते हैं कि यह मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ आंदोलन, बिल्कुल नहीं, उससे जुड़ा हुआ नहीं था। फिर भी यह अपने आप में भारत में एक प्रखर राष्ट्रवाद और एक सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण काफी लोकप्रिय हुआ। तो फिर से प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। खाकसार आंदोलन, जैसा कि आपको नाम ही लग रहा होगा, इनायतुल्लाह माशरिकी जो है खाकसार आंदोलन से संबंधित थे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, 1948 के समय में जयप्रकाश नारायण और जिसके साथ आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। तो पहला सबसे बड़ा चीज है कि सोशलिस्ट पार्टी का जो है किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडेशन रखा गया है, जेपी द्वारा 1948 में। और जिसके साथ और दो नाम याद रख लेंगे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। अब एक और पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जेपी ने क्या किया। तो जेपी का जो विचार है वो एक्चुअल में लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है। याद रखेंगे पॉइंट के तौर पर, लोकतांत्रिक समाजवाद। जेपी का जो मूवमेंट था वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक जो है सोशलिस्ट का बात करता है। दूसरा है, इनके विचारधारा में आर्थिक समानता की बात होती है, आर्थिक समानता इनका विचार है, यानी इक्वालिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट बात है लैंड रिफॉर्म की बात की जाती है, भूमि सुधार की बात यहां पर की गई है, यानी इसमें भूमि सुधार से बात है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में देखने को मिलता है, नागरिक स्वतंत्रता। और चौथा बिंदु है, याद रखेंगे हमेशा पढ़ते वक्त में, नागरिक स्वतंत्रता की भी बात करता है। तो इस प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी जेपी के द्वारा गठित किया गया था। अब दूसरा इसमें ऑप्शन एक और है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अब चूंकि ये भीमराव अंबेडकर का काम क्या था, इसमें कहा इन्होंने क्या क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। इन्होंने दलित उद्धार की बात किया, दलित के डेवलपमेंट के लिए, दलित से संबंधित इन्होंने विचार दिया। इसके अलावा औद्योगिक मजदूर को शामिल किया इसमें, औद्योगिक मजदूर के लिए इन्होंने कहा, इसमें जो है खास पॉइंट था। इसके अलावा जो है किसानों की हित की भी बात किया गया, किसानों की हित की बात की गई, किसानों के हित के संदर्भ में भी आया। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है भीमराव अंबेडकर का था। चौथा है फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसा कि हम लोग को पहले से पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब गया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। जैसा कि आपको पता है, त्रिपुरी कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने थे और गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। यह एक्चुअल में कैसा है, तो वामपंथी राष्ट्रवादियों के लिए एक राजनीतिक मंच। यह है क्या? वामपंथ से जुड़ा हुआ, वामपंथी राष्ट्रवादियों के लिए
एक राजनीतिक मंच के तौर पर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो आप निकाल सकते हैं यहां पर से। तो लगभग आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन, वन का जो है आपको क्या दिख रहा है, बी। तो वन का बी आप खोज लीजिए कहां पर है ना। तो ये आंसर जो है वन का बी आपको 2 पॉइंट में है, यहीं पर से आपको दिख जा रहा है। 2 ऑप्शन यहां से कट गया हमारा। दूसरा यहां पर देख लेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी का सी यानी 2 का सी, तो 2 का सी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये बी ऑप्शन में है। इस तरह से अगर हम लोग 3 का डी भी देख लें तो 3 का डी भी भीमराव अंबेडकर है, बिल्कुल ये सही है। 4 का ए है, तो इस प्रकार से ये आंसर इज बी, यानी इस प्रकार से ये आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, खाकसार मूवमेंट से संबंधित था, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल नाफरमानी जैसी चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया था? आपके पास ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहां पर अगर हम लोग बात किया जाए तो सीधा सीधी आपको आंसर तो बहुत आसानी से यहां पर मिल रहा है, चंपारण सत्याग्रह। जैसा कि पता है कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ जब अधिवेशन हुआ था और भारत के शासक बिहार स्तर पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चूंकि लखनऊ अधिवेशन जब अंबिका चरण मजूमदार हुआ था तो इसमें 2-3 खास बातें थी। पहला तो है कि इसमें जो है फिर से नरम दल और गरम दल एक मंच पर पहुंच रहे थे। एक ही जगह पर 2 अलग अलग बैठकें हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, लखनऊ समझौता। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, बिहार के एक वयोवृद्ध किसान जो है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से मिले और गांधी जी से वो बिहार आने का क्या किया, आग्रह किया। चूंकि बिहार में जो है नीलहा किसानों की यानी नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या थी, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण जो है उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी, उनका निरंतर शोषण हो रहा था। तो उसी के खिलाफ गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी वहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया। थोड़ा सा यहां पर हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, कांग्रेस के 2 धड़ नरम दल और गरम पद फिर से एक जगह हो गए, जो हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे, लखनऊ समझौता। यहां पर हिंदू मुस्लिम जो है एक तरह से जो मुस्लिम लीग का मतभेद था उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। हालांकि बाद में जो है अहमदाबाद में जो है क्या किया गया, मिल हड़ताल आंदोलन भी, गांधी जी ने पहली बार यहां पर भूख हड़ताल का सहारा लिया गया था, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, यह वीवीआई पॉइंट है, ऑलवेज याद रखिएगा कि गांधी के चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है वहां पर सविनय अवज्ञा का मुद्दा भी यानी अपनाया गया था। फिर से हम लोग का एक प्रश्न है जो चंपारण से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा कहा जा सकता है? यानी चंपारण सत्याग्रह का सबसे मेन पहलू क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में वकील, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी हुई, ये हम लोग देखेंगे पहला। दूसरा है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय को सक्रिय भागीदारी हुई इस आंदोलन में, ये भी देख सकते हैं। किसान आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। और चौथा है, बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी आई है। और 5वां ऑप्शन है, कोई नहीं आया, मोर देन 1 आंसर। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह में क्या था, किसानों की समस्या थी। तो ऐसे में प्रश्न का उत्तर हमारा होगा किसान आंदोलन का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना, यह पहली कड़ी है इस दौर में चंपारण सत्याग्रह में। तो इसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है फिर चंपारण से ही है रिलेटेड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग को चंपारण से बना लेना चाहिए, क्योंकि कई आगामी परीक्षाओं में हमारे लिए काफी लाभदायक हो सकता है। जैसे आपका बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, इस तरह की परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और चूंकि बिहार से संबंधित परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हो सकते हैं।
चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पर कब अभियोग या मुकदमा चलाया गया? यानी चंपारण सत्याग्रह के लिए कब जो है गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, ऐसा प्रश्न है। 1916 में, 18 में, 17 में, 19 में, या कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जैसा कि आप लोग को पता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, तो आपको पता ही है पहले से कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है और उसी दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। क्योंकि जब गांधी जी वहां पर गए तो गांधी जी को चंपारण में जाने से, किसानों की समस्या को देखने से रोका जाने लगा। हालांकि फाइनली बिहार के उस समय उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट के कहने पर एक कमिटी बनाई गई, एग्रेरियन कमिटी, और उसके सदस्य भी गांधी जी को बनाया गया और फाइनली जो है जो किसान थे उनको 25% मुआवजा देने के लिए वहां के बागान मालिक, नील बागान मालिक जो है मान गए। तो ऐसा याद रखेंगे यहां पर हम लोग को कौन सा आंसर होगा, 1917 में उसी समय उन पर जो है क्या लगाया गया था, मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न फिर से आते हैं चंपारण से रिलेटेड। चंपारण आंदोलन मूलतः किसके खिलाफ था, किस मुद्दे के खिलाफ था? क्या लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिश सरकार की कृषि पॉलिसी, नकदी फसल, भूमि अनुदान, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? क्योंकि ये देखने में बड़ा सिंपल प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों में अक्सर लोग जो है कहीं कहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मामला लैंड रेवेन्यू का था, नकदी फसल का था, ब्रिटिश सरकार की कृषि पॉलिसी का था, या भूमि अनुदान का था, या एक से अधिक यहां पर होगा। तो ऐसे प्रश्न सिंपल है मगर बनाने में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। मुद्दा ऑलवेज याद रखिएगा कैश क्रॉप्स का है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर यहां पर होगा नकदी फसल। तो यहां पर केवल एक आंसर होगा, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? कैश क्रॉप्स के कारण था, क्योंकि नील की खेती वहां पर हो रही थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी हमको सही आंसर को ढूंढना है। रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति यानी सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था, पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तीसरा है साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। और इसमें आपको कुट को यानी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको आपको इसमें से सही उत्तर को चूज करना है। ओनली वन एंड टू एंड थ्री, एंड 1 and 2 and 3, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो रॉलेट सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करें तो हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद प्रश्न को ढूंढेंगे कि क्या इसका आंसर होगा। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में जो है इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था। याद रखेंगे इंपीरियल विधान परिषद में पारित किया गया था। चूंकि आपको पता है कि ये अराजकता जो है विरोध के अधिनियम के तौर पर लाया गया था, यानी क्रांतिकारी विचारधारा को रोकने के लिए भारत में रॉलेट एक्ट बना था। और रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में, मार्च 1919 में यह कानून पारित हो गया था। यानी बिना दलील, बिना वकील के, बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो भारतीयों के खिलाफ था। हालांकि ये इंपीरियल विधान परिषद में पारित हो गया और इसके सभी जो सदस्य थे वो लगभग इसके पक्षधर थे, मगर कुछ भारतीय सदस्य हैं जो इसके विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया, जिनमें 3 नाम को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द नेम। दूसरा नाम है मदन मोहन मालवीय और तीसरा मजरुल हक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार के इतिहास में तो इनका बड़ी स्पेशल भूमिका, विशेष भूमिका है, तो इनको याद रखिएगा। 3 नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक, इसके विरोध में इस्तीफा दे दिए। अब आते हैं रॉलेट सत्याग्रह में होम रूल लीग का उपयोग करने का भी प्रयास किया गया था। रॉलेट सत्याग्रह में कई वर्षों बाद 1927 में, बाद में चूंकि रॉलेट सत्याग्रह के बाद साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया था। यानी कई वर्ष बाद 1927 में जो है रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ में भी प्रदर्शन में ये मुद्दे चले थे। तो ये भी पॉइंट फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। अब आते हैं फिर से प्रश्न पर, हम लोग आते हैं अपने। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप आंसर अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? राजद्रोह सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था,
पहले तो ये समझ ले, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल एक्यूरेट है कि बिल्कुल राजद्रोह समिति सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया गया था। पहला तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का भी प्रयास किया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो दो इंपॉर्टेंट रहिएगा कि साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए, नहीं ऐसा नहीं था। वहां पर अभी हम लोग पॉइंट क्या देखे थे, जस्ट हम लोग देखते हैं पीछे, हम लोग थोड़ा सा आगे पॉइंट पे जाते हैं हम लोग कि रॉलेट से कई वर्षों बाद 1927 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित हुआ। तो पॉइंट अगर देखा जाए, साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, बिल्कुल दोनों का समय अंतराल काफी अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन 3 नंबर नहीं होगा। ओनली कौन होगा, 1 होगा और 2 होगा। इट मींस दैट आंसर इज बी। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ रिलेटेड प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था, और इस उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आपको यूजफुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।